हेलो, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भारत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा भी गया है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का हम लोग जानते हैं कि 4 गो होते हैं रूप। पास्ट इन डेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस में सबसे पहला टेंस हम लोगों के पास आता है पास्ट इन डेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो यह वीडियो पास्ट इन डेफिनिट टेंस का फर्स्ट वीडियो है। पास्ट इन डेफिनिट टेंस का ही सेकंड वीडियो अगला आपका वीडियो में दिया जाएगा। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छा से बता दिया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्रेजेंट टेंस के वीडियो को आप अच्छी तरह से देख ले, समझ ले। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया है, उस क्वेश्चन को भी आप बनाने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है पास्ट टेंस। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया, पास्ट टेंस के 4 रूपों में सबसे पहला रूप हमारे पास आता है। यहाँ देखिए आपके पास लिखा गया है पास्ट इन डेफिनिट टेंस। इसी को सिंपल पास्ट इन डेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिए क्या क्या नियम है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो सबसे प्रथम में है इसका स्ट्रक्चर, जिसे फॉर्मेट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में बनावट कहा जाता है, संरचना। यानी पास्ट इन डेफिनिट टेंस को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको बनाने में क्या क्या महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर समझा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है ए से। हम लोग जानते हैं कि किसी सेंटेंस को 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। एस दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, एन एस दैट मीन्स निगेटिव सेंटेंस, आई एस दैट मीन्स इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एन एस दैट मीन्स इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, मतलब जो व्यक्ति काम करता है, तो काम जो करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब टू दैट मीन्स वर्ब का सेकंड रूप लिखा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। क्लियर बाबू? चलिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि पास्ट इन डेफिनिट टेंस है, वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उस वाक्य में मेन वर्ब हमेशा V2 होता है। क्या होता है बाबू? V2 मेन वर्ब का सेकंड रूप होता है। और इस V2 के पहले किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? चलिए सेकंड सेंटेंस कहता है फॉर्मेट वर्ब। सेकंड फॉर्मेट है निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जब पास्ट इन डेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आप जब जाते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए डिड आया। चूंकि सेंटेंस निगेटिव है इसीलिए नोट भी हमें लाना पड़ेगा। तो आपको एक बात पता अवश्य होना चाहिए, जिस सेंटेंस में डू डज डिड उपस्थित हो, जिस सेंटेंस में डू डज
डिड उपस्थित हो उस सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा V1 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डिड है तो मेन वर्ब V1 होगा। दैट मीन्स वर्ब का प्रथम रूप ही लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए वही बात है इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड है, इसके बाद सब्जेक्ट और डिड है तो आपको पता है कि मेन वर्ब होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अंतिम फॉर्मेट है इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है प्लस सब्जेक्ट। चूंकि सेंटेंस निगेटिव है नोट हमें लगाना है और डिड हेल्पिंग वर्ब है इसलिए मेन वर्ब का प्रथम रूप होगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत से नियम आते हैं, उन नियम को हम लोग भली भांति अच्छी प्रकार से समझेंगे और उसको समझने के बाद वाक्य के माध्यम से हम उसको और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका सेकंड नियम कहता है टू शो अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन या पास्ट रूटीन। मतलब क्या हुआ कि बीते हुए समय का जो आपका हैबिचुअल एक्शन होता है, जो आपका पास्ट टाइम में जो आदत काम था, तो जो काम पहले आदत था उस काम को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत बनाते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। जो काम पास्ट टाइम में आपका आदत था या जो काम आपका पास्ट टाइम में रूटीन था, तो उस आदत वाले या रूटीन वाले काम को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास देखिए दिया गया है ही वेंट टू अ स्कूल डेली। वह प्रत्येक दिन स्कूल जाया करता था। इसका मतलब मेरे भाई कि पास्ट टाइम में वह डेली स्कूल जाता था। पास्ट टाइम में, अभी नहीं, पहले पास्ट टाइम में स्कूल प्रत्येक दिन जाता था। तो यहाँ देखिए जाना मेन वर्ब है और चूंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब होते हैं V2। यह बात सही हो गया। सेकंड सेंटेंस देख पा रहे हैं दे प्लेड वेल एवरी मैच। वे लोग प्रत्येक मैच में अच्छा खेलते थे। तो पास्ट टाइम में खेलते थे अच्छा, तो पास्ट टाइम में वो लोग का खेलना अच्छा था इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब V2 प्लेड हो गया। थर्ड सेंटेंस है आई बाउट अ कार इन दिल्ली। आई बाउट मैंने खरीदा एक कार दिल्ली में। तो दिल्ली में हम ये काम को खरीद चुके थे, काम हमें था खरीदना, इसलिए इस काम को हम यानी जो मेरे पास मेन वर्ब V2 है वह अबाउट हो गया। चलिए अब देखो नोट में आपको बहुत अच्छा बात लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। यूज्ड टू एंड वुड also show the past habitual action। आप देख पा रहे यहाँ पर दो हमने लिया है वर्ड, एक है यूज्ड टू और सेकंड बाबू है वुड। आपको पता होगा कि ये दोनों के दोनों एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है हमेशा V1 का होता है प्रयोग। ये बात आपको पता है। तो यहाँ लिखा का गया है यूज्ड टू और वुड also show, यह भी दर्शाते हैं द पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी जो पास्ट टाइम में काम आदत था उस आदत वाले काम को यह भी बताते हैं यूज्ड टू तथा वुड। तो सेंटेंस से देख लिया जाए। सेंटेंस का आता है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आप लोग को पहले से भी पता होगा, इस प्रकार का सेंटेंस आप देखे होंगे। यह सेंटेंस का आता है आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था क्रिकेट बचपन में। इसका मतलब है कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, यानी पास्ट टाइम में जो आप जब बच्चे थे
तो उस समय आपका क्रिकेट खेलना एक आदत था, हैबिचुअल एक्शन था, इसलिए इस वाक्य को हम ईड टू की सहायता से बना दिए। तो ईड टू लगाने से भी यह जो खेलना है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब ये मत आप समझिए कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ लिख देंगे प्लेड ना बाबू, ईज्ड टू है, और ईज्ड टू के ठीक बाद हमेशा मेन वर्ब का प्रथम रूप ही होता है। चलिए सेकंड सेंटेंस का आता है, गांधी जी ईज्ड टू स्पाइन इन द आफ्टरनून। गांधी जी सूता काटा करते थे दोपहर में। इसका मतलब क्या होगा कि गांधी जी हर दोपहर को सूता काटने का काम करते थे। तो गांधी जी का वह पास्ट टाइम का हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ पर स्पाइन इज्ड टू के साथ लगाया गया। चलिए थर्ड सेंटेंस बाबू है, द स्टूडेंट्स वुड वेट। छात्र लोग इंतजार किया करते थे फॉर दियर टीचर, अपने शिक्षक के लिए, इन द क्लासरूम में। यानी छात्र लोग क्लासरूम में अपने शिक्षक का इंतजार किया करते थे। इसका मतलब कि आज से पहले की बात है, यानी पास्ट टाइम में छात्र लोगों का एक आदत बन गया था कि मेरे शिक्षक आएंगे, तो उन लोगों का शिक्षक का इंतजार करना एक हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हमें वुड का भी उपयोग कर सकते हैं। चूंकि वुड एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसके बाद हमने V1 लगा दिया। क्लियर है? चलिए अब देखा जाए थर्ड नियम को। देखिए क्या कहता है, when the actions are completed in the past time and in certain time। when the action, जब काम आपका पूरा हो गया हो, in the past time में, और एक निश्चित समय के साथ है। इन past time यहाँ लिख दीजिए with है, certain time, और ठीक हो जाएगा with है सर्टेन टाइम। मतलब कि मेरी बात को सुनिएगा, जब कोई भी काम पास्ट टाइम में एक निश्चित समय के साथ संपन्न हो, एक निश्चित समय के साथ संपन्न हो, जब कोई भी काम पास्ट टाइम में एक निश्चित समय के साथ कंप्लीट हो गया हो, तो उस काम को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत बनाते हैं। तो सेंटेंस से समझा जाए इस बात को, जैसे दिया गया है, महात्मा गांधी जी डाइड इन 1948। महात्मा गांधी तो मर गए 1948 में। तो आप यहाँ से तो समझ पा रहे हैं कि 1948 आपका पास्ट टाइम है। लेकिन एक बात और आप समझिए बाबू, महात्मा गांधी मर गए तो कब मरे? तो 1948। यह आपके पास एक निश्चित समय है, और इसी निश्चित समय को बताने के लिए हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किया प्रयोग है। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है मेन वर्ब होता है V2, और V2 के साथ किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, इसलिए सेंटेंस आपका हो गया सही। क्लियर? चलिए सेकंड सेंटेंस है, महात्मा गांधी जी हैड डाइड इन 1948। अब सेंटेंस का आता है, महात्मा गांधी मर गए थे 1948 में। तो एक निश्चित समय दिया है 1948, और जब निश्चित समय दिया हुआ हो तो उस काम को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे जब काम कंप्लीट हुआ हो। तो महात्मा गांधी का मरना काम कंप्लीट हो गया है। कब मरे थे? 1948 में। यह निश्चित समय है, तो यहाँ पर केवल डाइड होना चाहिए, हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो हेड के कारण यह सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर? चलिए
आगे आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंस कहता है इंडिया गॉट ए फ्रीडम इन 1947। इंडिया पाया आजाद 1947 में। तो भारत है आजाद हुआ, ये बात पास्ट टाइम का है, लेकिन भारत है आजाद कब हुआ? तो 1947 को हुआ। तो यह एक निश्चित समय होने के कारण आपका वाक्य बनेगा पास्ट इन डेफिनिट टेंस में। गेट का भी टू होता है गॉट, इसलिए यह सेंटेंस हो गया सही। क्लियर? चलिए अब आते हैं नंबर 4 नियम। देखिए बाबू क्या कहता है, यस्टरडे कोष्ट में हमने लिखा है यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग। दैट मीन्स कि यस्टरडे के साथ है मॉर्निंग, इवनिंग का भी उपयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके पास एगो है जिसका हिंदी होता है पूर्व, और इसके बाद आपके पास है लास्ट टाइम। लास्ट टाइम के साथ भी हमने उपयोग किया। देखिए क्या, लास्ट मॉर्निंग हो सकता है, लास्ट इवनिंग हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, और बहुत कुछ इसके साथ हो सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ है टाइम है। अब देख लीजिए पुनः, यस्टरडे बीता हुआ कल, तो यस्टरडे वर्ड हो या बाबू एगो हो, लास्ट टाइम हो, आर यूज्ड इन पास्ट इन डेफिनिट टेंस। यस्टरडे, एगो तथा लास्ट टाइम का उपयोग हम हमेशा केवल पास्ट इन डेफिनिट टेंस में ही करते हैं। और आपको पता है पास्ट इन डेफिनिट टेंस में आपका मेन वर्ब होना चाहिए V2 जब वाक्य सकारात्मक हो तब। तो इस बात को हमें सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रथम सेंटेंस, दे केम हियर, वे लोग यहाँ आए, विथ फ्रेंड्स, यहाँ लिखना भूल गए हम, विथ फ्रेंड। पुनः देख लिए, दे केम हियर विथ फ्रेंड्स लास्ट संडे, वे लोग यहाँ आए पिछले रविवार को अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ देख पाते हैं आप, लास्ट टाइम, टाइम के रूप में हमने क्या लिख दिया, संडे। तो लास्ट टाइम है तो वाक्य बनेगा पास्ट इन डेफिनिट में। अब पास्ट इन डेफिनिट में मेन वर्ब होना चाहिए V2, तो केम, यही केम है V2, इसलिए यह वाक्य आपका सही है। क्लियर बाबू? चलिए सेकंड सेंटेंस देखा जाए, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। यस्टरडे दैट मीन्स बीता हुआ कल। आई रेड, मैंने पढ़ा, एक बहुत रुचिदायक किताब है। कब है? तो कल है, यानी मैंने कल पढ़ लिया था एक किताब को। तो यहाँ देखिए रेड V2 है, रेड V2 है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो V2 है तो बनेगा पास्ट इन डेफिनिट टेंस में, इसलिए यह वाक्य आपका सही हो गया। क्लियर है? तो बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए थर्ड सेंटेंस कहता है, आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। अब देखिए हमने रीड को विशेष रूप से इसलिए लिया क्योंकि V1, V2, V3 तीनों एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आपके दिमाग में उठेगा सवाल, यहाँ भी READ है, यहाँ भी READ है, तो ये तो बात सही होना चाहिए। तो मेरे भाई आप देख पा रहे हैं कि यहाँ यस्टरडे है, और यस्टरडे का उपयोग होता है केवल पास्ट इन डेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इन डेफिनिट टेंस मतलब केवल मेन वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, और इसी हैव के कारण यह सेंटेंस जो है गलत हो गया। क्लियर? चलिए फोर्थ सेंटेंस आपका कहता है बाबू, वी फिनिश्ड आवर वर्क, हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं
3 आवर्स एगो, 3 घंटा पहले। तो हम लोग 3 घंटा पहले ही अपने काम को समाप्त कर चुके हैं, समाप्त कर लिए। तो अब देखिए एगो आप देखो तो एगो का भी उपयोग होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ फिनिश्ड मेन वर्ब का V2 है, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, इसलिए सेंटेंस हो गया सही। क्लियर है? अब आप लोग को दिक्कत ना होगा। अब 5 देखिए, 5वां रूल क्या कहता है बाबू, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये है कि यदि आपको सेंटेंस में इट इज टाइम दिखाई दे या यदि वह सेंटेंस इट इज हाई टाइम से शुरू हो या वह सेंटेंस इट इज अबाउट टाइम से शुरू हो, इन तीनों में से कोई एक से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद हमेशा उस वाक्य में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही करेंगे प्रयोग। कौन कौन बाबू? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब इस बात को एग्जाम्पल से समझा जाए। देखिए इट इज टाइम आपको मिल गया, इसके बाद होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं, दे सा द मैच विथ दियर फ्रेंड्स। आप देखिए इट इज टाइम जब है तो इसके बाद होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट सी का V2 होता है पास्ट, सा तो सा यहाँ पर मेन वर्ब V2 में है, इसलिए यह वाक्य बाबू हो गया सही। क्लियर है? चलिए सेकंड सेंटेंस देख लिया जाए। इट इज टाइम दे हैव सीन द मैच विथ दियर फ्रेंड्स। यहाँ भी देखिए बाबू इट इज टाइम है तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं दे हैव सीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है जो कि गलत है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इट इज हाई टाइम वी टेल द ट्रूथ है। इट इज हाई टाइम के बाद भी सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं वी टेल आपका है V1 जबकि होना चाहिए V2, तो टेल V1 होने के कारण सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर है? अब अंतिम सेंटेंस देख लिया जाए। इट इज हाई टाइम वी टोल्ड द ट्रूथ। इट इज हाई टाइम वी टोल्ड देखिए यह टेल का V2 है, तब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो बात तो सही है। इस वाक्य में V2 है यानी वाक्य सही है। इस प्रकार से हम लोग ने 5 नियम देखा केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित। इसका अगला भी वीडियो आएगा पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड वीडियो। इसमें अभी कंप्लीट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ है। इसका सेकंड वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, उसमें आपको हम पास्ट इंडेफिनिट का मेन अहम तथ्यों को बताएंगे और उस लेक्चर में कंप्लीटली आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को जो बालक नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग लाइक तथा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें।